अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागर। नाजरीन, वफाकी दारुलहुकूमत यानी कि शहर इक़्तिदार में एक और अलमनाक वाक़या रूनुमा हुआ है, जिसमें एक अमीर ज़ादे ने अपनी बीवी को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इससे कबल एक वाक़या पेश आया था नूर मुकद्दम केस का। आप लोगों को याद होगा कि जहां ज़हर जाफ़र ने उसे बड़े बेदर्दी से कत्ल किया, वो चीखती चिल्लाती रही, बहुत सारी चीज़ें उसके सामने आईं। तो आज हम इस पे बात करेंगे जो सारा इनाम का कत्ल हुआ है, जो कनेडियन नेशनल थी, वो किस तरह वाक़या पेश आया, कहाँ पेश आया और इसकी इब्तदाई क्या तहकीकात हुई, पुलिस ने इस पर क्या तहकीकात की और अदालत से क्या कुछ चल रहा है। इन सारी बातों पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आसिया कौसर, जो कि निजी टीवी की क्राइम रिपोर्टर हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये वाक़या किस तरह पेश आया और इसकी इब्तदाई क्या तहकीकात हैं। तो आसिया, हमें बताइएगा कि सारा इनाम कौन है, इनके जो खामंद हैं उन्होंने किस तरह इनको कत्ल किया, किस तरह से इनको बेदर्दी से कत्ल किया, और जो इनके वालिद हैं या ज़मीर, उनका क्या किरदार बनता है कि अदालत में वो भी जिस्मानी रिमांड पे हैं। बहुत शुक्रिया जावेद बागर साहब। सबसे पहले तो ये जो आपने लिंक किया नूर मुकद्दम कत्ल केस को और उसके बाद अब सारा इनाम कत्ल केस, बड़ा इंपॉर्टेंट इनके दरमियान एक बारीक सा लिंक है जो शायद जनरल पब्लिक भी इसके बारे में बखूबी जानती होगी कि नशा, आइस के नशे में ज़ाहिर जाफ़िर ने जो है वो नूर मुकद्दम को कत्ल किया। और अब एक दफ़ा फिर से ज़राए का ये कहना है कि शाहनवाज़ अमीर जो कि सारा इनाम के कातिल हैं और इस वक्त जो है वो रिमांड पर हैं, जिस्मानी रिमांड पर हैं, उन्होंने जो है वो सारा इनाम को नशे की हालत में कत्ल किया। यहाँ मैं आपको सबसे पहले तो ये बताती चलूँ कि ये शहजाद टाउन, चक शहजाद से आगे आप जाएँ तो शहजाद टाउन में फार्म हाउसेस बने हुए हैं और वहाँ पर अयाज़ अमीर और उनकी मिसिस का जो है वो फार्म हाउस है जिस पर ये कत्ल जो है वो किया गया। शाहनवाज़ अमीर, सारा इनाम और इनकी शाहनवाज़ अमीर की वालदा समीना शाह उस वक़्त फार्म हाउस पर मौजूद थे और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक और अयाज़ अमीर के बयान के मुताबिक समीना शाह ने कॉल करके जो है वो अयाज़ अमीर को बताया और अयाज़ अमीर ने उसके बाद जो है वो आईजी को कॉल्स की। जब आईजी से उनका रब्ता ना हो सका तो उन्होंने एसएसपी रूरल को कॉल करके इन्फॉर्म किया और साथ ही साथ अपनी मिसिस को जो है वो हदायत जारी की कि शाहनवाज़ अमीर को बांध कर रखा जाए और उसे भागने ना दिया जाए। ये तो किरदार इनिशियली जो है बकौल अयाज़ अमीर के बयान के और जो इब्तदाई तहकीकात सामने आई हैं उस बयान के मुताबिक ये अयाज़ अमीर का जो है वो किरदार है इस सारे मामले पर। और मेरे ख्याल से एक मुस्बत आसिया, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूंगा क्योंकि जो वाक़या जिसका मैंने जिक्र किया ज़हर जाफ़र वाला वाक़या नूर मुकद्दम का, तो जब ये वाक़या भी पेश आया तो उस वक्त भी सबसे पहले कहा जाता था कि ज़हर जाफ़र ने अपने वालिद को कॉल की और उनको बताया कि इस तरह के इशू, अगर हम इसके साथ लिंक कर रहे हैं तो बताया गया था, लेकिन वहाँ पर सिचुएशन ज़रा डिफरेंट थी। वहाँ पर जो है वो ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र ने और उसकी वालदा ने जो है वो मिलकर शाहिद को मिटाने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने जो वर्कर्स थे उनको जो है वो कॉल की, उन्हें घर भेजा, बजाय इसके कि पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता। घर की जानिब से किसी को भी पुलिस ने जो है पुलिस को किसी ने भी इन्फॉर्म नहीं किया। शाहिद को मिटाने की कोशिश की गई थी और आप ये कह सकते हैं कि मुलजिम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। यहाँ पर सूरत हाल ज़रा डिफरेंट है कि यहाँ पर मुलजिम के वालिदैन ने खुद पुलिस को जो है वो कॉल करके बुलाया है। और अब भी अगर आप देखें तो अयाज़ अमीर के जो आज अदालत में उन्होंने जो बयानात दिए और जो उनके जुमले थे वो अगर आप बगौर देखें तो उससे बखूबी अंदाज़ा होता है कि उन्हें शायद इस चीज़ का और इस सारे वाक़े का दिल से अफसोस है कि शायद इस वाक़े को किसी तरह अगर वो रोक सकते तो कितना ही अच्छा होता। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको साथ ये भी बताऊं कि इससे कबल जो है वो शाहनवाज़ अमीर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया था और अयाज़ अमीर जो कि उनके वालिद हैं और मशहूर मारूफ सहाफ़ी भी हैं, उनका 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया गया था। आज सुबह 9 बजे का टाइम दिया गया था कि आज सुबह 9 बजे जो है वो अयाज़ अमीर को और शाहनवाज़ अमीर को अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन चूँकि मीडिया की तादाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी जिसके बाद जो है वो उनको अदालत में पेश करने में बहुत डिले आया और फाइनली तकरीबन 2 बजे के करीब जो है वो अयाज़ अमीर को और शाहनवाज़ अमीर को अदालत में पेश किया गया। और अयाज़ अमीर ने अदालत में जो बयानात आज दिए हैं, उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा। एक तो उन्होंने अपना मुकदमा खुद लड़ने का फैसला किया है कि मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद ही नहीं था। अयाज़ अमीर उस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं थे, जाए वकूआ पर मौजूद नहीं थे। और उन्होंने ये भी बयान दिया, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने पुलिस को हर तरह से जो है वो पुलिस का मैंने साथ दिया और पुलिस के साथ ताउन किया है। इवन पुलिस को कॉल मिलने के बाद जब पुलिस मकतूल के कातिल के घर की तरफ रवाना हुई और जाए वकूआ की तरफ रवाना हुई तो साथ साथ अयाज़ अमीर उनको गाइड करते रहे, सारा
सारा रास्ता उनकी जानिब से समझाया गया। तो आज जो अदालत ने आज की जो अहम कार्रवाई थी उसमें 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड एक दफ़ा फिर से अयाज अमीर का मंजूर किया गया और शाहनवाज अमीर का जो है वो 3 रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। थोड़ा सा मैं दरमियान में आपको इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि जो नाजरीन को पहले दिन से जिस बारे में पता है वो तो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये आप हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि ये मुकदमा जो है ये किसकी मुद्दत में दर्ज किया गया है और जो मकतूला है उसके लवाकीन जो हैं वो कोई आए हैं या उनका क्या स्टेटस है, उनकी तरफ से कोई बयान सामने आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा बागर साहब, शुरू में तो तकरीबन कोई इनिशियली 6-7 घंटों की अगर हम बात करें तो इनिशियली 6-7 घंटे पुलिस भी कश्मकश में रही कि आखिर ये मुकदमा किसकी मुद्दत में दर्ज किया जाए, क्योंकि जो सारा इनाम थी वो बेसिकली जो है वो कैनेडियन सिटीज़न थी, उनके पास कैनेडियन नेशनलिटी थी और कुछ तकरीबन 1 माह कबल जो है वो सऊदीया से वापस लौटी थी। तो अब चूंकि उनके जो लवाहिकीन थे वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे तो पुलिस को बड़ी इस हवाले से भी जो है वो अभाम का शिकार रही पुलिस इनिशियली कि किसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाए। फाइनली ये फैसला किया गया कि SHO शहजाद टाउन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब आगे आगे जैसे जो है वो केस बढ़ता जाएगा, हो सकता है इस केस की जो है वो मुद्दत चेंज भी की जाए। अब ये तो कानूनी एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उस हवाले से भी देखा जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है वो उनके चचा यहाँ पर आए और उन्होंने आकर शाहनवाज अमीर के वालिद और उनकी वालदा को भी नामजद करवाया, जिसके बाद पुलिस ने जो है वो उनकी वारंट गिरफ्तारी भी जो है वो अदालत से हासिल की और उसके बाद जो है वो अयाज अमीर को गिरफ्तार किया गया। वालदा को गिरफ्तार किया जाता इससे कबल ही वो आज जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में पेश हुई और उन्होंने अपनी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी जो है वो हासिल कर ली है। आसिया, थोड़ा सा ये भी साथ आपने जिक्र किया था कि ये जो कत्ल हुआ ये नशे में कत्ल हुआ। इससे पहले जो ज़ाहिर जाफ़र की बात करें तो उनके भी कुछ बयान ऐसे सामने आए थे, तो कहा जा रहा था वो भी यही कहते थे कि मैं नशे में था, मुझे पता नहीं चला। तो इनके भी जो बयान है कुछ इस तरह के ही सामने आ रहे हैं कि मैं नशे में था, पता नहीं चला। तो इस हवाले से जो वफाकी पुलिस है, इससे कबल भी आइस के नशे पर उन्होंने बढ़िया कार्रवाइयाँ करने के दावे भी किए, लेकिन कितनी कामयाब रही है, किस तरह से वो इस चीज़ों को रोक सकी। लेकिन इस तरह का वाक़या ऐसी क्लास में होना बड़ा अफसोसनाक है और पुलिस इसमें क्या कहती है? जितनी भी एलीट क्लास आप पुलिस की बात करें, पुलिस की कार्रवाइयों की क्या ही बातें करनी, सिर्फ प्रेस रिलीज की हद तक जो है वो पुलिस की कार्रवाइयाँ रह गई हैं। उस तरह से अगर आप जाकर देखें तो आपको बिल्कुल लगेगा कि शायद यहाँ पर आपको इस्लामाबाद के हर पोश सेक्टर में आपको मंशियात सरेआम मिलेगी। ठीक है, आइस का नशा, कोकेन का नशा, चर्स, शराब, अफीम, आपके मुख्तलिफ जो हाइट्स बनी हुई हैं, मुख्तलिफ जो अपार्टमेंट्स बने हुए, आप वहाँ पर जाकर देखें क्या कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं पुलिस भी नो डाउट के बाउंड होती है, लेकिन मेरे ख्याल से पुलिस को इस हवाले से जो है वो कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की ज़रूरत है मंशियात के हवाले से स्पेशली, क्योंकि आए रोज़ ऐसे वाक़यात, ये तो वो केसेस है ना जो ज़ाहिर जाफिर का केस हो गया या अब ये शाहनवाज अमीर का केस हो गया, ये वो केसेस हैं जो मीडिया पे हाईलाइट हुए। आप इस्लामाबाद में देखें डेली बेसिस पर कितने मर्डर्स होते हैं, शराब के नशे में, अफीम के नशे में, कोकेन के नशे में, आइस के नशे में कितने घर बर्बाद, डेली रूटीन है कि घर बर्बाद होते हैं। आए रोज़ किसी ने कोई शराब का नशा करके घर गया है तो बच्ची को मार दिया, किसी ने शराब के नशे में बीवी को मार दिया। मतलब ये एक रूटीन जो है वो इस्लामाबाद की बन चुकी है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। ठीक है, और एक सिर्फ ये इम्पैक्ट नहीं है इस नशे का कि आप जो है वो मर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं या कत्ल ज़्यादा होते जा रहे हैं, आप और भी इसके देखें कि सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। इस्लामाबाद में जो है ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर आते हैं वो दीगर शहरों से आए होते हैं या जॉब करने के लिए आए होते हैं और मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स भी हैं। स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद के अंदर हॉस्टल्स में रहती है। तो अगर ये मंशियात फरोशी को कंट्रोल ना किया गया, हमारे यहाँ ट्रेंड ये बन चुका है कि जो मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा उन पर पाबंदियाँ हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें पकड़ा जाता है। अगर हम मंशियात फरोशों को पकड़ेंगे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे, उन्हें कंट्रोल करेंगे, तो मेरे ख्याल से हम इस्लामाबाद को बेहतर माहौल दे सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, पहले ये शुरू से ही ऐसा चल रहा है आसिया कि जो मंशियात बेचने वाले तो जो छोटे लोग होते हैं वो हमेशा पकड़े जाते हैं और पुलिस भी उन पर मुकदमे दर्ज करके अपनी कार्रवाई ज़ाहिर कर देती है कि हमने इतने मुकदमा दर्ज किए हैं, लेकिन जो मेन सप्लायर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शायद बस की बात नहीं होती। अल्लाह अफसरान के भी ऊपर हुक्काम जो हैं वो इस बारे में बेहतर जानते होते हैं कि किस तरह से किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। पता उनको भी होता है कि कौन सप्लायर है और कौन जो है स्मगलर है। लेकिन अब हम बात कर रहे थे, इसी मौजू की तरफ आते हैं कि कत्ल, आखिर इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या अभी तक कोई चीज़ सामने आई है कि किस तरह से उसको कत्ल किया गया?
جی بالکل باقر صاحب، ایک تو وقت بھی چونکہ بڑا کم رہ گیا تو مختصراً میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ڈمبل مار کر سر پر اس کو پہلے ڈمبل مارا گیا سر پر، وہ جو جم میں استعمال کیے جاتے ہیں ڈمبل، اگر آپ لوگوں کو پتا ہوگا لوہے کے، وہ اس کے سر پر مارا گیا اور اس کے بعد اسے واش روم کے ٹب میں رکھ کے نلکا کھول دیا گیا، جس کے بعد اوبویسلی آپ جب پانی میں پڑے رہتے ہیں تو وہ پانی کی وجہ سے پانی بھی آپ کا اندر جاتا ہے، پھر آپ کے سر پر چوٹ بھی لگی ہوئی ہے. تو ابتدائی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اس کے مطابق بھی اور جو انیشل پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق بھی سارا انعام کے جسم پر مختلف جو ہیں وہ زخم کے نشانات بھی تھے، جس میں ایک میجر زخم جو تھا ان کے سر پر تھا کیونکہ وہ ڈمبل مارا گیا تھا اور اس کے بعد انہیں پانی میں ڈالا گیا. ٹھیک ہے، اور اوپر سے ٹب، پانی کے واش روم میں جو ٹب نہانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس ٹب میں ڈال کر اس کو اوپر سے نلکا کھول دیا گیا. آپ یہ بے حسی کی حد چیک کریں کہ پہلے اس کو ڈمبل مارا، پھر اس کو پانی میں ڈال دیا، ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا. آسیہ مجھے صرف جو ہے اتنا مختصر سا بتا دیجیے گا کہ اس سارے معاملے میں جس طرح ہم نے شروع میں پروگرام کے شروع میں ذکر کیا ایاز امیر صاحب کے جو کہ انتہائی سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کے حوالے سے ان کا کیا کردار بنتا ہے آپ کے حساب سے؟ ان کو اس میں بھی شامل کیا گیا، حالانکہ ان کی جو ابتدائی بیان ہے وہ ہم نے بھی سنے دیکھے کہ انہوں نے سارا کچھ پولیس کو بھی گائیڈ کیا، لیکن پھر بھی اس کو اس مقدمے میں شامل کیا گیا. اس کی آپ کی نظر میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جاوید باقر صاحب دیکھیں، جب بھی ظاہر ظافر کا بھی کیس ہوا تھا تو اس کے مقدمے میں بھی جب بھی کوئی بچہ یا بچی کوئی جرم کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس کے ماں باپ کو بھی شامل تفتیش ہمیشہ سے کیا جاتا رہا. یہ ایک قانونی کارروائی کا حصہ ہے. جہاں تک بات ہے ایاز امیر صاحب کی، تو جتنا میں ان کو جانتی ہوں میرے خیال سے وہ ایک بڑے نفیس انسان ہیں اور جو ان کے بیانات ہیں وہ بھی بڑے کلیئر بیانات ہیں. انہوں نے کہیں اپنے بیٹے کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، کہیں انہوں نے اپنے بیٹے کے اس عمل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کی، جو کہ بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، شواہد مٹانے کی کوشش نہیں کی گئی، پولیس کو بر وقت جو ہے وہ اطلاع دی گئی. جیسے ہی انہیں پتہ چلا انہوں نے فوری طور پر بجائے اس کے کہ وہ چھپا بھی سکتے تھے، وہ بچا بھی سکتے تھے، اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ اسٹیٹمنٹس بھی جاری کر سکتے تھے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی بھی کوشش کی جا سکتی تھی. مشہور و معروف وہ جو ہیں وہ صحافی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسا کوئی حربہ استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور عدالت میں بھی کھڑے ہو کر جب انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ ملزم کو رسیوں سے باندھ کر رکھیں. یعنی کہ وہ کہیں بھی اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آئے. اور سب سے امپورٹنٹ بات، جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو وہ یہاں پر موجود ہی نہیں تھے، وہ چکوال میں موجود تھے اس وقت جب ان کی مسز نے انہیں یہ اطلاع دی. اس کے بعد فوری طور پر انہوں نے جو ہے وہ آئی جی سانبا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، وہاں رابطہ نہیں ہوا، پھر ایس ایس پی رولر کو انفارم کیا، پھر پولیس کو انفارم کیا، پھر پولیس کے جائے وقوع تک پہنچنے تک وہ ان سے رابطے میں رہے، ان کو راستہ بھی گائیڈ کرتے رہے. اب میرے خیال سے پولیس اوبیسلی ان کو شامل تفتیش کرے گی، جو کہ ان کی والدہ کے حوالے سے بھی عدالت نے احکامات جاری کیے ہیں کہ شامل تفتیش ہونے کا حکم انہیں دیا ہے، گو کہ ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. ان کا ایاز امیر صاحب کا بھی جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا ہے. تو میرے خیال سے پولیس ان کو شامل تفتیش کرے گی، اور اگر ان کی کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہوگی اور وہ اگر اپنے بیٹے کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو یقینی طور پر ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ منظور ہو جائیں گی، اور پھر شاید بعد ازاں ان کو جو ہے وہ ایف آئی آر سے ان کے نام جو ہے، چونکہ ان کو بعد میں نامزد کیا گیا ایف آئی آر میں. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو بعد میں ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا، اور ان کا جو کردار رہا ہے شروع سے پہلے دن سے ہی وہی بڑا مثالی رہا ہے. اور انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ ایک نہ صرف سینئر جرنلسٹ ہیں اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک بیٹی کے ساتھ اگر اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا تو وہ یقیناً انتہائی افسوسناک ہے. اور انہوں نے اس وقت بھی انہیں اپنی بیٹی کا ہی درجہ دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے انتہائی اس واقعہ پہ انتہائی افسوس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ناظرین، ایشو یہ ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، جس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آئس کا نشہ یا دیگر نشے میں ایسے واقعات کب تک ہوتے رہیں گے؟ ہماری پولیس اس پہ کیا لائحہ عمل اختیار کرے گی اس طرح لوگوں کو شامل کر کے؟ اب جس طرح کا یہ ابتدائی بیان آ گیا ایاز امیر صاحب کے بیٹے کا کہ اس نے یہ واقعہ نشے میں کیا ہے، تو ایاز امیر صاحب کا اس میں کیا کردار کس حد تک رہ جاتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو پولیس کو تحقیقات میں کرنی ہیں، دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح اس واقعہ کو لے کے جاتے ہیں. دوسری بڑی اہم بات جو آسیہ نے بتائی کہ جو مقتولہ ہیں اس کے لواحقین کی مدیت میں مقدمہ درج نہیں ہوا، بلکہ ایس ایچ او شہزاد ٹاؤن کی مدیت میں مقدمہ درج ہے. تو آگے اس پہ کیا لائحہ عمل اختیار کیا جاتا ہے، کس طرح سے تحقیقات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اس کے لواحقین کے جو بیان ہے وہ جب سامنے آتے ہیں تو اس میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے. ان ساری چیزوں کے لیے انشاءاللہ آئندہ جو پیشی ہوگی، جو ریمانڈ ختم ہوگا، اس پہ بھی ہم تفصیل سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ ایاز میر صاحب کے حوالے سے کیا ہوا، ان کے بیٹے کے حوالے سے کیا چیزیں چل رہی ہیں اور تحقیقات میں کیا پیش رفت ہوئی ہے. تو ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ.